देवराज चौहान ने अपार्टमेंट के सामने कार रोकी। महादेव के साथ वो नीचे उतरा। यहाँ कहाँ? महादेव के होठों से निकला। चलो आओ, पूछो मत। देवराज चौहान के साथ महादेव आगे बढ़ गया। पहली मंजिल पर मौजूद किराए पर हासिल कर रखे अपार्टमेंट के बंद दरवाजे के सामने ठिठक कर देवराज चौहान ने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। महादेव उसके पीछे था। भीतर पहुंचकर जब उसने लाइट ऑन की तो किसी को बंधे पाकर महादेव चौंका। ये कौन है? ये दोपहर से बंधा हुआ है। सवाल कम पूछो और इसे चेक करो। महादेव ने आगे बढ़कर उसे टटोला। उसे चेक किया, फिर देवराज चौहान से बोला, ये तो बेहोश है। तो होश में लाओ। उसके बंधन खोलने के पश्चात महादेव ने कहा, ये तो बहुत तगड़ा बेहोश लगता है। बोला तो ये दोपहर से बंधा हुआ है। अगर ये मर जाता तो मुझे तब भी हैरानी नहीं होती। तुम इसे होश में लाओ। कहने के पश्चात देवराज चौहान उठा और आगे बढ़कर दूसरे कमरे में खुलने वाले दरवाजे पर लटका ताला खोला और भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही वो दोनों सूटकेस मौजूद थे। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर सूटकेसों को खोलकर देखा। सब कुछ ठीक ठाक था। सूटकेसों में वैसे ही माल भरा पड़ा था जैसे कि वो छोड़कर गया था। सूटकेसों को बंद करके कमरे से निकला और दरवाजे पर पुनः ताला लटका दिया। महादेव बेहोश अशोक उर्फ रंजीत को होश में लाने का प्रयत्न कर रहा था। दरवाजे के उस पार क्या है? महादेव ने अपने काम में व्यस्त दरवाजे की तरफ इशारा किया। कमरा है, एक और कमरा, महादेव ने कटु स्वर में कहा। अच्छा? महादेव की आवाज में व्यंग के भाव थे। मैंने समझा झील है, तुम तैरने गए हो। तुम अपने काम में कम और दूसरों के मामले में ज्यादा दिलचस्पी लेते हो, देवराज चौहान ने तीखे लहजे में कहा। यह आदत ठीक नहीं होती। क्यों बेकार में हाथ पांव तुड़वाते हो? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। महादेव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ये कौन है? रंजीत श्रीवास्तव, देवराज चौहान ने कहते हुए सिगरेट का लापरवाही से कश लिया। रंजीत श्रीवास्तव? महादेव चौंका। वो करोड़पति जिसके यहाँ पर तुम काम करते हो? हाँ। तुमने इसे यहाँ क्यों बांध रखा है? चक्कर क्या है? महादेव के होठों से निकला। कोई चक्कर नहीं है, तुम अपना काम करो। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती उभर आई। लेकिन सुना नहीं तुमने? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। मैं तुम्हें यहाँ काम के लिए लाया हूँ। अपने काम से मतलब रखो, बस मेरे मामले में ज्यादा घुसने की चेष्टा मत करो। रौब डाल रहे हो? महादेव ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारा रौब बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर तुमने मोटा माल देने का वायदा किया है। जवाब में देवराज चौहान कुछ बड़बड़ाया जिसे कि महादेव सुन नहीं सका। अगला दृश्य। महादेव की घंटा भर की कोशिश के पश्चात किसी प्रकार अशोक और रंजीत को होश आया। उसकी हालत बुरी हो रही थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर बैठ पाता। इसे फ्रिज से निकालकर कुछ खिला पिला दो, देवराज चौहान बोला। महादेव उसे खिलाने पिलाने में व्यस्त हो गया। खाने पीने के बाद अशोक की हालत कुछ सुधरी तो उसने क्रोध भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सको? अशोक गुर्राया। हिम्मत है तभी तो ये सब कुछ कर सका। तुम्हें कोई एतराज है क्या? तुम तुम मैं तुम्हें जेल में ठुसवा दूंगा।
ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम कभी जेल से बाहर निकल भी ना सकोगे। तुमने मेरा अपहरण किया। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकोगे रंजीत श्रीवास्तव। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। और तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है। क्या मतलब? अशोक की आंखें सिकुड़ गई। रंजीत साहब, आप जब इस अपार्टमेंट में आए तब अपने हमशक्ल को तो देखा होगा। हाँ, अशोक के होठों से निकला। अब वो रंजीत श्रीवास्तव बना तुम्हारे उस महल नुमा खूबसूरत बंगले पर रह रहा है। सब उसे रंजीत श्रीवास्तव ही समझ रहे हैं। यानी कि इस समय तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। अशोक अपनी सारी पीड़ा तकलीफ भूल गया। समझे? तुम्हारी जगह पर अब मेरा आदमी तुम्हारी ही शक्ल में पहुंच गया है। तो तुम चाहते क्या हो? हक्के बक्के से अशोक के होठों से निकला। कुछ खास नहीं। तुम्हारे पास जो दौलत का समंदर मौजूद है, उसमें से चंद बाल्टियां भरना चाहता हूं। मेरे हमशक्ल के दम पर? हाँ। उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? देवराज चौहान के चेहरे पर कहर के भाव फैलते चले गए। मेरी दौलत पर वो मेरा हमशक्ल बनकर भी हक नहीं जमा सकता। वो तुम्हारी शक्ल लेकर ही वहां नहीं गया, तुम्हारे काफी गुण लेकर भी वहां गया है। उन गुणों में एक गुण तुम्हारे साइन भी शामिल हैं। तुम्हारे हस्ताक्षर के दम पर वो काफी कुछ कर सकता है। अशोक का दिमाग इस समय काफी तेजी से चल रहा था। मैं तुम्हें छोटी सी ऑफर देता हूं, जो कि हम दोनों के लिए ही ठीक रहेगी। बोलो, अपनी ऑफर भी सुना दो। तुम जो चाहते हो वही करो, मुझे कतई कोई एतराज नहीं। अशोक उर्फ रंजीत जल्दी से बोला। बदले में जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, फिर तुम आराम से काम करते रहना। मुंह से कुछ फूटोगे भी या बात घुमाते रहोगे? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। अशोक अपनी जगह से उठा, अपने बदन को सीधा किया। फिर उसने जेब से सिगरेट लेकर उसे सुलगाने के पश्चात कस लिया। फिर कुर्सी पर पसर पड़ा। उसकी पैनी निगाहें अशोक को घूरे जा रही थी। महादेव मसले को समझने की कोशिश कर रहा था। देवराज चौहान। चंद कदम टहलने के पश्चात अशोक ठिठक कर बोला, मेरे 2 सूटकेस तुम्हारे पास हैं। उसे देखते हुए देवराज चौहान ने सहमति में अपना सिर हिलाया। वो मुझे दे दो। मैं हमेशा के लिए इस शहर से चला जाना चाहता हूँ। पीछे क्या होता है या तुम क्या करते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम खुद मुझे शहर से बाहर छोड़ दो। तुम सूटकेसों को खोलकर देख चुके होंगे कि उनमें क्या है। वो सब कुछ मैंने इकट्ठा ही इसलिए किया है कि हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ दूं। यानी कि रंजीत श्रीवास्तव। वो आंखें सिकोड़े व्यंग भरे स्वर में कह उठा, करोड़ों अरबों का मालिक थोड़ी सी दौलत सूटकेसों में भरकर इस शहर से भागना चाहता है। वेरी गुड, बहुत खूब। कौन मानेगा तुम्हारी इस बात को? जो भी सुनेगा वही हंसेगा। या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मेरी बात पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर महादेव को देखा। महादेव। हाँ। तुम विश्वास करते हो इस बात पर कि रंजीत श्रीवास्तव जैसी हस्ती 2 सूटकेसों में थोड़ी सी दौलत को भरकर बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए इस शहर से जा रहा हो? ऐसी मजाक वाली बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महादेव ने सिर हिलाया। लेकिन मैं अब इसकी बात पर विश्वास करूंगा। क्या? महादेव ने हैरानी से उसे देखा।
देवराज चौहान ने गर्दन घुमाई और अशोक पर निगाहें टिका दी। मैं तुम्हें दोनों सूटकेस दे दूंगा, तुम कहीं भी जाने को आजाद हो। अशोक का चेहरा खिल उठा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम तो हमेशा के लिए शहर से जा रहे हो, वापस कभी नहीं आओगे। लेकिन तुम्हारे पीछे जो दौलत पड़ी रहेगी, उसका मालिक कौन होगा? तुम जाने से पहले अपना बाकी का सब कुछ मेरे नाम कर दो। इस पर तो तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अशोक के होंठों से निकला। क्यों नहीं हो सकता? मैं आज रात ही विशालगढ़ से बाहर निकल जाना चाहता हूं। अशोक ने अपने शब्दों पर जोर दिया। आज रात ही क्यों? इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेटे, देवराज चौहान का लहजा खतरनाक हो उठा। कल दिन निकलने पर मैं तुम्हारी जायदाद के कागज तैयार करवाऊंगा, तुम उस पर साइन करोगे। उसके बाद मैं तुम्हें कार में बिठाकर इस शहर से बाहर छोड़ाऊंगा। इस मामूली सी बात पर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अशोक ने हड़बड़ाकर अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान एकाएक अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हें शायद याद होगा कि 6 महीने पहले तुम्हारी कार की टक्कर एक कार से हो गई थी। तब तुमने इसी दौलत के नशे में चूर अपने आदमियों से उस कार वाले को तबीयत से ठुकाया था। अशोक की आंखें फट फट गई। लगता है याद आ गया। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तुम्हारा उस बात से क्या वास्ता? सारा वास्ता ही उसी बात से है। देवराज चौहान दांत भींचकर कह उठा। तुमने जिसकी ठुकाई की थी वो इंसान इस दुनिया में मेरा सबसे खास है। चाहता तो मैं तुम्हें खत्म कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें कंगाल बनाने की सोची, ताकि दौलत का घमंड तुम्हारे सिर से उतर सके। और इस काम में मेरे 6 महीने लग गए। अब वो वक्त आ गया है। अशोक श्रीवास्तव देवराज चौहान को देखता रह गया। महादेव की उलझन भरी निगाहें देवराज चौहान पर थी। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अभी खामोशी रहा। कल तुम जमीन जायदाद के पेपर साइन करके अपना सब कुछ मेरे नाम करोगे। मैं तुम्हें पैसे पैसे के लिए मोहताज बना दूंगा। तुम मुझे यहां से चले जाने दो। जो तुम सोच रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? अशोक ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। जवाब दो मेरी बात का। म- मैं मैं रंजीत श्रीवास्तव नहीं हूं। वो चौंका। महादेव हैरान सा उसका मुंह देखने लगा। क्या कह रहे हो? देवराज चौहान असमंजसता में घिरा कह उठा। मैं सच कह रहा हूं, मैं रंजीत श्रीवास्तव नहीं हूं। मेरा नाम अशोक है, अशोक श्रीवास्तव। मैं रंजीत का चचेरा भाई हूं। मैंने अपने चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर रंजीत जैसा बना रखा है। झूठ बोलते हो तुम रंजीत श्रीवास्तव ही हो। पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारे पास रह रहा हूं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं 2 सालों से रंजीत के वेश में वहां रह रहा हूं। तुम चाहो तो मेरे चेहरे पर की गई प्लास्टिक सर्जरी साफ कराकर देख सकते हो। देवराज चौहान उसे देखता रह गया, बोला कुछ नहीं। हो सकता है ये सच कह रहा हूं, महादेव कह उठा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात की सत्यता की जांच करूंगा, लेकिन आज की रात तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। कल से पहले तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकोगे। अशोक ने होंठ भींच लिए। एक बात का जवाब और दे दो। क्या? असली रंजीत श्रीवास्तव कहाँ है? मैं नहीं जानता। क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम रंजीत श्रीवास्तव कहाँ है। जब मैंने उसका वेश बनाया तो उसे मालूम हो गया।
उसके बाद से वो ऐसा गायब हुआ कि ना तो वो नजर आया और ना ही कहीं उसका जिक्र सुना। तुमने उसे तलाश तो करवाया होगा? करवाया, बहुत करवाया, लेकिन उसकी कोई खोज खबर हासिल नहीं हुई। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई और महादेव को देखा। महादेव, इसका ध्यान रखना। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं जल्दी ही आने की चेष्टा करूंगा। यहाँ की तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। महादेव ने अशोक को घूर कर कहा। अशोक ने महादेव पर नजर मारी, फिर देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान पलटा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने वो दोनों सूटकेस कहाँ रखे हैं जो तुमसे लिए थे? महादेव ने पूछा। क्या मतलब? अशोक ने आंखें मिचमिचाकर उसे देखा। महादेव दांत भींच कर आगे बढ़ा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, कई कत्ल कर चुका हूं। मैं हर उस इंसान को कत्ल कर देता हूं जो मुझे पसंद नहीं आता, मेरी बात का जवाब नहीं देता। इसलिए जो पूछता हूं सीधी तरह उसका जवाब देते जाओ। मतलब मत पूछो, नहीं तो तुम्हें लाश में बदल कर रख दूंगा। बोल, कहाँ है वो सूटकेस? मुझे मुझे नहीं मालूम। अशोक ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। क्यों? क्यों नहीं मालूम? महादेव दहाड़ा। उसने मुझे यहाँ लाते ही बेहोश कर दिया था, तब सूटकेस उसके पास थे। अब मुझे क्या पता कि मुझे बेहोश करने के बाद उसने सूटकेस कहाँ रखे। तुमने देवराज चौहान से ही ये बात क्यों नहीं पूछ ली? ज्यादा बकबक मत कर। महादेव ने दांत भींचे। हम्म, जब तू बेहोश हुआ था तब सूटकेस यहीं पर थे? हाँ, कहने के साथ अशोक ने खुश्क अंदाज में सिर हिलाया। महादेव ने आगे बढ़कर मेन द्वार के ताले में चाबी घुमाकर उसे बंद किया और चाबी जेब में डालने के बाद उसे जेब के हवाले कर दिया। फिर जेब में से महीन सी तार निकाली। अशोक आंखें फाड़े उसकी हरकतों को देखे जा रहा था। महादेव ने सख्त निगाहों से उसे देखा। कुर्सी पर जा बैठ और हिलने की कोशिश मत करना, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे खतरनाक मूड में देखकर अशोक फौरन कुर्सी पर जा बैठा। महादेव आगे बढ़ा और दूसरे कमरे में खुलने वाले दरवाजे पर लटक रहे ताले को तार के दम पर खोलने के पश्चात कमरे में प्रवेश कर गया। अगले ही पल वो ठिठका। सामने ही 2 बड़े बड़े सूटकेस पड़े नजर आ रहे थे। महादेव की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। वो जल्दी से आगे लपका और तार से सूटकेसों के ताले खोलकर उनके भीतर झांका, फिर फौरन ही उन्हें बंद कर दिया। उसका दिल धाड़ धाड़ बजने लगा था। दोनों सूटकेस तगड़े माल से भरे पड़े थे। एक में तो पूरी की पूरी नोटों की गड्डियां थी, दूसरे में कुछ नोटों की गड्डियां और बाकी सोना हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। यही है मेरे सूटकेस। आवाज सुनते ही महादेव ने देखा दरवाजे के बीचों बीच अशोक खड़ा था। उसकी विवशता भरी निगाहें बारी बारी दोनों सूटकेसों पर पड़ रही थी। महादेव उठा और खड़ा हुआ। उसकी कहर भरी निगाहें अशोक पर जा टिकी। एक बात कहूं? महादेव उसे घूरता रहा। यह हम दोनों के लिए बहुत है। आधा आधा बांट आधा आधा बांट कर भाग चलते हैं। अगर देवराज चौहान आ गया तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ना ही मुझे कुछ मिलेगा। इस समय बहुत खूबसूरत मौका है। राय तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। महादेव कड़वे स्वर में कह उठा। लेकिन इस काम में मैं तुझे साथ क्यों मिलाऊं? तेरी गर्दन काटकर सारा माल लेकर मैं रफू चक्कर हो जाता हूं। अशोक का चेहरा फक पड़ गया। उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मैंने तुझे कुर्सी पर बैठने को कहा था, यह भी कहा था कि उठना मत। अशोक एक कदम पीछे हट गया। महादेव का चेहरा वहशी भावों से भर चुका था। महादेव आगे बढ़ा। अशोक पीछे हटता हुआ पहले वाले कमरे में पहुंच गया। तभी महादेव का जोरदार घूंसा अशोक के पेट में जा धंसा। अशोक चीख कर पेट पकड़ता हुआ दोहरा हो गया। अगला दृश्य।
देवराज चौहान जब रंजीत श्रीवास्तव के महल नुमा बंगले पर पहुंचा तो भोर का उजाला फूट पड़ा था। वो सीधा रंजीत के बेडरूम में पहुंचा। रंजीत के बेडरूम का दरवाजा खुला था। 3 घंटे पहले ही वो आकर सोया था। राजीव को वो खामोशी से अपने साथ ले आया था और कोई भी उसे न देख सका था। उसको बगल वाला कमरा दे दिया था जिसका एक दरवाजा उसके बेडरूम में खुलता था। दरवाजा खुलते ही देवराज चौहान भीतर पहुंचा और दरवाजा बंद करते हुए बोला, सब ठीक है? हाँ। रंजीत ने गर्दन हिलाई। सब ठीक है। तुम रात भर कहाँ रहे? कहीं फंस गया था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आज से तुम्हें काम शुरू करना है। काम इसे नहीं, मुझे शुरू करना है। देवराज चौहान ने चौंक कर आवाज की दिशा में गर्दन घुमाई तो ठगा सा खड़ा रह गया। बगल वाले कमरे में खुलने वाले बीच वाले दरवाजे पर राजीव खड़ा था। देवराज चौहान हैरानी से बारी बारी दोनों को देखता रह गया। तुम में से राजीव कौन है? देवराज चौहान के होंठों से निकला। मैं हूं। दरवाजे के बीच खड़ा राजीव मुस्कुराता हुआ आगे आया। देवराज चौहान, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की, परंतु अफसोस तो इस बात का है कि तुम जो चाहते थे वो अब नहीं हो सकेगा। देवराज चौहान ने फौरन खुद पर काबू पाया और सामान्य अवस्था में आ गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। राजीव के साथ उसके हमशक्ल को देखकर वो बेहद हैरान था। तुम कौन हो? देवराज चौहान ने दूसरे से पूछा। मैं रंजीत श्रीवास्तव हूं, असली वाला, उसने मुस्कुराते लहजे में जवाब दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कस लेकर गंभीर स्वर में कह उठा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। बेहतर होगा कि मुझे खुलकर समझाओ कि चक्कर क्या है। देवराज चौहान को रंजीत श्रीवास्तव ने सारी बात समझाई। तब देवराज चौहान को मालूम हुआ कि वो ठीक कह रहा था कि वह रंजीत नहीं अशोक है, और अब वो फंसने वाला था तो हाथ लगी दौलत को लेकर खिसकने जा रहा था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम 6 महीने से प्लान करके मेरी दौलत को हथियाने के चक्कर में लगे हो, क्योंकि तब मैं यहाँ था ही नहीं। रंजीत श्रीवास्तव गंभीर स्वर में कह उठा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारे कारण मेरा बचपन का बिछड़ा भाई मिला, जो कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। अनजाने में तुमने मुझ पर ऐसा एहसान कर दिया है जिसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी मैं इस एहसान का बदला एक हद में रहकर अवश्य चुकाऊंगा। बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मेरे पास बहुत दौलत है और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि सारी जिंदगी तुम ऐश करोगे। किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होने दूंगा। देवराज चौहान को खैरात लेने की आदत नहीं है रंजीत श्रीवास्तव साहब। मैं सिर्फ मेहनत से कमाया धन लेने में विश्वास करता हूँ, चाहे वो मेहनत बुरी हो या अच्छी। इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं। अगर मैं तुम्हारे भाई को खोज निकाला अगर मैं तुम्हारे भाई को खोज निकाला होता तो आज अवश्य तुमसे मुंह मांगी दौलत लेता। लेकिन राजीव के दम पर तो मैं दूसरा ही खेल खेल रहा था, जो कि अब पिट चुका है, और इस बात का कोई गम भी नहीं है मुझे। ये सब तो हमारी दुनिया में चलता ही रहता है। अब नहीं तो अगली बार सही। देवराज चौहान, राजीव कह उठा, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? आती दौलत को ठुकराना नहीं चाहिए। जो पैसा तुम्हें रंजीत दे रहा है वो तुम्हें ले लेना चाहिए। मैं आती दौलत को नहीं, आती भीख को ठुकरा रहा हूं। देवराज चौहान राजीव को देखकर मुस्कुराया। मेरे अपने उसूल हैं जिन्हें मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता। दौलत इकट्ठी करना मेरा इकलौता मकसद है। सिर्फ वही दौलत जिसे मैंने मेहनत से हथियाया हो। हाथ फैलाकर मैंने कभी दौलत हासिल नहीं की। अजीब आदमी हो तुम, रंजीत श्रीवास्तव ने उलझन भरे स्वर में कहा। जो दौलत हम तुम्हें दे रहे हैं उसे भीख कह रहे हो, और चोरी चकारी हेरा फेरी से हासिल की गई दौलत तुम्हें मेहनत की लगती है।
हाँ, क्योंकि चोरी चकारी और हेरा फेरी में दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, जान की बाजी लगाते हैं हम, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। समझे तुम? बहुत करनी पड़ती है हमें। उदाहरण तुम्हारे सामने है। इस राजीव पर मैंने कितनी मेहनत की है और इसे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार कहीं और कामयाब हो जाऊंगा। वास्तव में आज तक तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। रंजीत ने गहरी सांस ली। एक बात तो बता दो, राजीव एकाएक बोला। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। वो नकाबपोश कौन था? वो, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, वो था कोई। मेरे कहने पर तुम्हें जिंदा करवाने में उसने बहुत मेहनत की थी। उसके बारे में जानने का तुम्हें कोई फायदा नहीं। राजीव देवराज चौहान को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। अब यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं रहा, इसलिए चलूंगा। देवराज चौहान हौले से हंसा। रात भर में इंस्पेक्टर सूरज भान का तुम्हारे लिए 2 बार फोन आ चुका है। मेरे लिए? हाँ, वो तुमसे मिलना चाहता है। उसने कहा था कि तुम्हारे आते ही उसे इत्तला कर दूं। देवराज चौहान के होंठों से गहरी सांस निकल गई। कह देना उसे मैं यहाँ आया ही नहीं, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। रंजीत और राजीव ने एक दूसरे को देखा। आती दौलत को कोई ऐसे ठुकराएगा, ऐसा तो मैंने पहले कभी भी देखा सुना नहीं। रंजीत कह उठा। वास्तव में ही अजीब उसूल हैं देवराज चौहान के। राजीव कंधे उचकाकर बोला। जो भी हो, देवराज चौहान मुझे पसंद आया। अगला दृश्य। देवराज चौहान की कार बंगले के फाटक से बाहर निकली ही थी कि एकाएक उसे कार रोक देनी पड़ी, क्योंकि ठीक सामने पुलिस की जीप आकर रुकी थी। जीप से सूरज भान नीचे उतरा। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। सिर से पांव तक वो थकान से भरा हुआ था। देवराज चौहान को देखते ही खुलकर मुस्कुराया। रात को तुमने फोन पर मुझे दिवाकर हेगड़े और खेड़ा के बारे में खबर दी थी। सूरज भान उसके करीब आ पहुंचा। हाँ, देवराज चौहान ने जीप से उतर आए अन्य पुलिस वालों पर निगाह मारी। तुम्हें इन तीनों के बारे में पता कैसे चला? सूरज भान की पैनी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी थी। इंस्पेक्टर, तुम आम खाने से मतलब रखो। क्यों फालतू की बातें सोचते हो? तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर सूरज भान ने हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल ली। क्यों? देवराज चौहान के होंठों पर छाई मुस्कान और भी गहरी हो गई। दिवाकर हेगड़े और खेड़ा ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है। उनका कहना है कि तुम उनके बारे में मुंह बंद रखने के लिए दिवाकर के पिता से ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे, परंतु रकम तुम्हें हासिल नहीं हुई। फिर खुंदक में तुमने पुलिस को उनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। देवराज चौहान हंसा। और इंस्पेक्टर, तुमने उन नशेड़ियों के बयान पर विश्वास कर लिया? नहीं करूं तो भी तुम बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुमने तारा सिंह और उसके साथियों की पेट फाड़कर हत्या की है, नृशंस हत्या। तुम बहुत ही खतरनाक मुजरिम हो। अब तो मुझे शक हो रहा है कि उस ट्रक के नीचे आए आदमी की हत्या भी तुमने ही की होगी। जो भी होगा, सच तो मैं तुम्हारे मुंह से निकाल ही लूंगा। चलो, जीप में बैठो, बाकी बातें पुलिस स्टेशन जाकर करेंगे। सूरज भान ने हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर से जीप की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर गंभीर स्वर में बोला। इंस्पेक्टर, तुम बहुत जल्दबाज हो। कुछ कहने से पहले सोच तो लिया करो। क्या कहना चाहते हो? सूरज भान सतर्क था।
मैंने किसी की हत्या नहीं की। तुम बेकार में मुझे तंग करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम उन चारों हत्याओं के बारे में सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? दिवाकर वाले बंगले पर ही। क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ तुम्हें वहीं चलकर पता चलेगा। उन चारों को मारने वाले को भी जान जाओगे। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। देवराज चौहान कहते हुए बेहद गंभीर था। लेकिन तुम्हें वहां अकेले ही चलना होगा। मैं ढेर सारे पुलिस वालों को साथ नहीं ले जाना चाहता। अगर ले गया तो उन चारों का हत्यारा वहां से फरार हो जाएगा। हत्यारा अभी भी उसी बंगले में है? सूरज भान चौंका। हाँ। ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हम अभी वहीं चलते हैं। सूरज भान बोला। पुलिस वाले हमारे साथ चलेंगे, परंतु ये कुछ दूर पहले ही ठहर जाएंगे। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। तुमने देखा ही होगा कि चारों को पेट फाड़कर किस बेदर्दी से मारा गया है। वो इंसान बहुत खतरनाक और चालाक है। मैं नहीं चाहता कि वो फरार हो जाए और बाद में तुम मुझे ही हत्यारा ठहराते फिरो। हम 1 घंटे में वापस भी आ जाएंगे उसे गिरफ्तार करके। क्योंकि उन हत्याओं का इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो, इसलिए उसे गिरफ्तार करवाने में मैं खुद तुम्हारी सहायता करूंगा। जो मैं कहता हूँ वो मानते जाओ, फायदे में रहोगे। तुम किसी प्रकार की चालाकी तो नहीं कर रहे? सूरजभान ने होंठ भींचकर कहा। चालाकी तो क्या, पुलिस वालों से मैं मजाक करने का भी हौसला नहीं रखता। जाती तौर पर मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। अगर मैं अच्छा नागरिक नहीं होता तो कभी भी तुम्हें फोन करके दिवाकर, हेगड़े और खेड़ा के बारे में ना बताता। अगर मैंने ही उन चारों को मारा होता तो तुम्हें उन तीनों के बारे में फोन करके खुद को शक के दायरे में क्यों लाता? सूरजभान कई पलों तक देवराज चौहान के भोले भाले खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। फिर पलटकर अपने साथ आए पुलिस वालों से बोला, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। आओ इंस्पेक्टर, देवराज चौहान ने कहा। अब देर मत करो, जल्दी चलो। देवराज चौहान ड्राइविंग सीट पर बैठा, सूरजभान उसकी बगल में। उसने तेजी से कार आगे दौड़ा दी। इंस्पेक्टर, देवराज चौहान ने उखड़े लहजे में कहा, भगवान के लिए रिवॉल्वर जेब में डाल लो। सूरजभान ने क्षण भर सोचा, फिर रिवॉल्वर होलिस्टर में डाल ली। उसी पल देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। डोंट मूव इंस्पेक्टर। उसके होंठों से गुर्राहट निकली। चेहरे पर जहान भर की सख्ती सिमटी पड़ी थी। होंठ भिजे हुए थे। एकाएक ही वो दरिंदा लगने लगा था। ये क्या है? सूरजभान के होंठों से निकला। रिवॉल्वर। देवराज चौहान ने कार को सड़क के किनारे रोकते हुए कहा। मैंने पूछा है क्या कर रहे हो? सूरजभान के होंठ भिज चुके थे। अभी मालूम हो जाएगा। कार रोकने के पश्चात देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल सूरजभान की कमर से सटा दी। अब तुम स्टीयरिंग सीट पर बैठोगे। मैं ऊपर से मेरे ऊपर से तुम इस तरफ सरकोगे और मैं तुम्हारे नीचे से उस तरफ सरकूंगा। इस बीच मेरी रिवॉल्वर हर समय तुम्हारी कमर से चिपकी रहेगी। इस भ्रम में मत रहना कि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। किसी भी तरह की चालाकी की तो तुम्हारी कमर के चिथड़े उड़ाकर रख दूंगा। यानी कि चालाकी की स्थिति में तुम बचोगे नहीं। अगर समझदार हुए तो सारा काम शराफत से करोगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने उसके होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल ली। तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो? सूरजभान गुर्राया। सूरजभान, देवराज चौहान एक मीठे स्वर में बोला, अभी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम स्टीयरिंग सीट संभालो, फिर मैं तुम्हें अपनी जन्म पत्री का छोटा सा हिस्सा बताकर अभी ठंडा करता हूँ। कमर में सटी रिवॉल्वर के सामने सूरजभान मजबूर था। कार आगे बढ़ाओ और यूं ही सड़क पर इधर उधर घुमाते रहो।
देवराज चौहान बोला। मजबूरी के तहत इंस्पेक्टर सूरज भान ने कार आगे बढ़ा दी। तुम वास्तव में बहुत समझदार हो सूरज भान, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। मेरी बारी आने दो, सूरज भान शब्दों को चबाकर बोला। तब तुम्हें भी समझदार बना दूंगा। तुम्हारा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा इंस्पेक्टर। मैंने आज तक अपनी हर सोची बात पूरी की है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहुत जल्द ये खिसियानी बिल्ली तुम्हारी गर्दन भी नोचेगी। जो मर्जी कहो, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें अपनी जन्म पत्री का छोटा सा हिस्सा बताता हूँ। कभी जोधपुर गए हो? हाँ, एक बार गया था। जोधपुर में गुवाहाटी एन्क्लेव है। वहां पर 2 साल पहले बैंक डकैती हुई थी। पुलिस आज तक उस डकैती की तह में नहीं पहुंच सकी। वो डकैती इस खाकसार ने ही की थी। सूरज भान ने चौंक कर उसको देखा। सामने देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा। सूरज भान होंठ भींचकर सामने देखने लगा। अब हम बंबई की तरफ आते हैं। बंबई में कालबा देवी रोड पर आर्य निवास होटल है। आर्य निवास के ठीक सामने मैंने गोली से एक गुजराती सेठ को शूट किया था, क्योंकि 2 दिन पहले हुई उसकी ज्वेलरी शॉप में 80 लाख की डकैती के मुजरिम के तौर पर मुझे पहचान कर शोर मचा डाला था कि मैं डकैत हूं। मैंने उसे चिल्लाने से मना किया, समझाया, लेकिन वो नहीं माना, बल्कि अपना रिवॉल्वर निकालकर मुझे मारने की भी कोशिश की। वो सिर्फ 2 बार ही चिल्ला पाया था। तीसरी बार चिल्लाने के लिए उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी गोली उसकी गर्दन में जा धंसी थी। बंबई पुलिस आज भी उस गुजराती सेठ के हत्यारे की तलाश में है। हत्यारे का नाम भी जानती है, देवराज चौहान, परंतु उसका, यानी कि मेरा, चेहरा नहीं जानती। सूरजभान का चेहरा बेहद गंभीर हो उठा। उसने एक बार देवराज चौहान के कठोर हो चुके चेहरे पर निगाह मारी, फिर सामने देखने लगा। गोवा वास्तव में खूबसूरत जगह है। जब वहां गया तो मेरा बहुत मन लगा। जिस होटल में ठहरा वो डिसूजा का होटल कहलाता है, अब भी है वहां पर। उस होटल के ठीक सामने बैंक था। हर रोज मेरे सामने सरकारी ट्रंकों में नोट आते। आखिरकार मैंने बैंक डकैती करने का फैसला कर डाला। अपने जैसे चंद शरीफ साथियों को इकट्ठा किया और फुल प्रूफ प्लान बनाकर बैंक डकैती कर डाली। सफल रहा, परंतु मेरे ही साथी हेराफेरी पर उतर आए। मुझे धोखा देकर बैंक डकैती की सारी दौलत ले उड़े। वो 4 थे। तब मैंने एक एक को ढूंढ कर तीनों को शूट कर दिया, परंतु चौथा नहीं मिला। शायद वो दौलत के साथ गोवा से बाहर निकल गया था। जब पुलिस का जोर पड़ा तो मैं खामोशी से गोवा से निकल गया। अगर ये सब मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें कब का शूट कर चुका होता, सूरज भान सख्त स्वर में बोला। सपने मत देखो, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। खैर, विशालगढ़ आया तो रंजीत श्रीवास्तव ने दौलत के घमंड में चूर जगमोहन की धुनाई कर दी। तो मैंने उसे कंगाल बनाने की सोचकर किसी प्रकार उसके यहाँ ड्राइवर की नौकरी पाकर धीरे धीरे उसका खास आदमी बन बैठा। लेकिन अब किसी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। इस काम में मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी। सुना तुमने? सब कुछ सुन रहा हूँ, सूरजभान ने होंठ भींचे जवाब दिया। ऐसे और भी कई किस्से हैं मेरे, काबिले तारीफ। बताऊंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि मुझे जल्दी ही कहीं पहुंचना है। फिर कभी मुलाकात हुई तो अवश्य बताऊंगा। अब तुम सड़क के किनारे कार रोको और नीचे उतरो, देवराज चौहान ने कहा। सूरजभान ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखा, फिर होंठ भींचकर सड़क के किनारे कार रोकी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान खिसककर ड्राइविंग सीट पर पहुंचा और करीब ही खड़े सूरजभान को देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
मेरे साथ हुई मुलाकात को तुम कभी नहीं भूलोगे इंस्पेक्टर। ये हमेशा तुम्हें याद रहेगी। सही कह रहे हो। सूरजभान विवश स्वर में कह उठा। उन चारों के पेट तुमने फाड़े थे? हाँ। तुम तो वास्तव में बहुत खतरनाक इंसान हो। सूरजभान के होंठों से निकला। इंसान तो मैं तुम जैसा ही हूं, लेकिन खैर छोड़ो। बाय इंस्पेक्टर, चलता हूं अब। मेरी रिवॉल्वर तो दे दो। देवराज चौहान ने क्षण भर सोचा, फिर सूरजभान के रिवॉल्वर के चैम्बर में मौजूद सारी गोलियां निकालकर रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाया। सूरजभान ने रिवॉल्वर थामकर हॉलेस्टर में ठूंसते हुए सख्त स्वर में कहा, देवराज चौहान, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन मैं तुम्हें जेल में पहुंचाऊंगा। आज के बाद तुम जब भी मुझे नजर आए, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। देवराज चौहान को पकड़ना इतना आसान नहीं जितना कि तुम सोच रहे हो। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सूरजभान एक एक शब्द चबाकर बोला। देवराज चौहान ने हंसते हुए कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब अपार्टमेंट में पहुंचा तो शाम के 3 बज रहे थे। हाथ में एक सूटकेस पकड़ा हुआ था। महादेव ने दरवाजा खोला। क्या हुआ था? देवराज चौहान ने महादेव को देखा। खास नहीं, साला हीरो बनने की चेष्टा कर रहा था, ठोक पीट कर बिठा दिया। महादेव ने लापरवाही से कहा। तुमने जो ड्यूटी दी है उसे अच्छी तरह पूरा करना मेरा फर्ज है। अशोक खौफपूर्ण और क्रोध से भरी निगाहों से दोनों को देख रहा था। देवराज चौहान ने दूसरे कमरे में खुलने वाले दरवाजे पर निगाह मारी। उसे ठीक प्रकार से बंद पाकर चैन की सांस ली। सूटकेस नीचे रखकर उसने सिगरेट सुलगाई। महादेव ने सूटकेस देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। कई पलों तक वो सूटकेस को घूरता रहा। ये सूटकेस? महादेव ने सूटकेस पर निगाहें टिकाकर कहा। वही है जो कार में पड़ा था। कार में पड़ा था? महादेव ने हड़बड़ाकर उसे देखा। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। जिसे तुमने कार से उठाकर उस बुढ़िया के बंगले में मौजूद अपने कमरे के वार्डरोब में छिपाकर रख लिया था। महादेव का मन किया वो अपना सिर पीट ले। तुम इसे यहां क्यों लाए? महादेव हड़बड़ाकर चीखा। ये तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये मुझे वापस दे दो। तुमने मुझसे बिना पूछे लिया था। हेरा फेरी करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी जान बचाने के बदले मुझसे पूछ कर लेते कि ये सूटकेस मैं ले लूं कि नहीं। तुम मुझे हेरा फेरी करने वाला समझते हो? वो तो तुमने खुद ही साबित कर दिया, इस सूटकेस को कार से निकालकर। वास्तव में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महादेव एक एक शब्द चबाकर बोला। वो भी बता दो। देवराज चौहान के स्वर में व्यंग भरा था। अब तक मुझे दूसरे कमरे में पड़े दोनों सूटकेसों को लेकर विशालगढ़ से बाहर निकल जाना चाहिए था। महादेव गुस्से से बोला। ऐसा न करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओह! देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। तुम उस कमरे में गए? गया, ताला खोला, सूटकेसों के भीतर झांका, फिर ताला बंद कर दिया। अब तो उन सूटकेसों को न ले जाने की गलती तुम कर ही बैठे हो। महादेव ने कसकर होंठ भींच लिए। देवराज चौहान ने अशोक को देखा। तुम ठीक कहते थे कि तुम रंजीत श्रीवास्तव नहीं हो। अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास आ गया। अब तो मुझे जाने दो। वो दोनों सूटकेस मुझे दे दो। तुम 2 साल रंजीत श्रीवास्तव के चेहरे में रहे। बहुत ऐश की तुमने। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल सकोगे। तुम वास्तव में रंजीत श्रीवास्तव होते तो मैं अवश्य ये दोनों सूटकेस तुम्हारे हवाले कर देता।
परंतु अशोक के रूप में तुम इन सूटकेसों में मौजूद दौलत को पाने के हकदार नहीं हो। मैं तुम पर सिर्फ इतनी ही मेहरबानी कर सकता हूं कि तुम्हारे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूं, और अपने दोस्त की ठुकाई को भी इसलिए भूल रहा हूं कि तुम्हारी हालत अब कंगालों से भी बुरी हो चुकी है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप इस शहर से खिसक जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे बारे में पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। फिर तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ये चीटिंग है, अशोक गला फाड़ कर चीखा। खामोश, देवराज चौहान मौत से भरे लहजे में कह उठा। मुझे वो दोनों सूटकेस दे दो, अशोक क्रोध से कांपते स्वर में कह उठा। तुम्हें खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा, देवराज चौहान ने होंठ भींचकर सख्त स्वर में कहा। इस समय तो तुम्हें यहां से जाने का मौका दे रहा हूं, बाद में ये मौका भी नहीं मिलेगा। कहने के साथ ही उसने टांगों के पास रखा सूटकेस उठाया, आगे बढ़कर दूसरे कमरे का दरवाजा खोला और उसमें प्रवेश कर गया। महादेव उसके पीछे पीछे आ गया। तुम ये सूटकेस मुझे दिए बिना नहीं जा सकते, महादेव ने शब्दों को चबाकर कहा। दूसरों की चीज पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। देवराज चौहान ने सूटकेस को खोलकर उसमें पड़ी दौलत को चेक किया, फिर उन्हें बंद कर दिया। ये सूटकेस मैंने तुम्हारी जान बचाने के बदले हासिल किया था। तुमने मुझसे ऐसा कोई सौदा नहीं किया था कि तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें 90 लाख के नोटों से भरा सूटकेस दे दूंगा। ये सौदा तो तुम अपनी तरफ से ही बनाए जा रहे हो। देखो, अगर तुमने मेरा सूटकेस नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। सर फोड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम तो बहुत एहसान फरामोश हो। मैं बहुत कुछ हूं, तुम मुझे जरा भी नहीं जानते। वास्तव में बड़े उस्ताद बंदे हो, महादेव ने झल्लाकर उखड़े स्वर में कहा। तुमसे तो बात करने में भी 100 का घाटा है। सामने वाले को तुम घास बराबर समझते हो। ऐसी बात नहीं है, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। मैं तुम्हें घास नहीं, इंसान समझकर बात कर रहा हूं। तुम तो, कहते कहते महादेव रुका। उसकी आंखें फैल गई। वो चीखा, बचो, जैसे बिजली सी कौंधी हो। देवराज चौहान फौरन से भी पेशतर एड़ियों के बल घूम गया। ठीक उसकी आंखों के सामने मुट्ठी में जकड़ा हुआ चाकू गुजरा, जो कि अगले ही पल उसकी छाती में पूरा का पूरा धंसने जा रहा था। इससे पहले कि चाकू उसकी छाती में धंसता, चाकू वाली कलाई उसके हाथ में थी। कलाई को उसने खास अंदाज में झटका दिया। हैरान विक्षिप्त से नजर आने वाले अशोक के हाथ से चाकू निकला और देवराज चौहान के हाथ में आ गया। उसी पल चाकू का खुला फल अशोक के पेट में गया और सारे पेट में चाकू घूमता चला गया। अशोक के होंठ से चीख भी न निकल सकी। धड़ाम से वो पेट के बल नीचे जा गिरा। उसका पेट चाकू ने बुरी तरह फाड़ डाला था। पेट से बहता खून फर्श को रंगता जा रहा था। देवराज चौहान चेहरे पर मौत के भाव लिए कई पलों तक अशोक के मृत शरीर को देखता रहा, फिर हाथों में पकड़े खून से रंगे चाकू को देखने लगा। ये किचन का चाकू था। अशोक इस चाकू को किचन से उठा लाया था। देवराज चौहान ने चाकू को अशोक की लाश पर फेंका और कमरे से निकलकर बाथरूम में प्रवेश कर गया। फिर हाथ वगैरह धोकर बाहर निकला। अब उसका चेहरा पहले की तरह सामान्य लग रहा था। महादेव अभी तक हक्का बक्का अशोक की लाश को देखे जा रहा था। अगर वो चीखा नहीं होता तो इस समय यहां देवराज चौहान की लाश पड़ी होनी थी। देवराज चौहान ने कमरे में प्रवेश किया। महादेव ने उसे देखा। देवराज चौहान के होंठों पर मीठी मुस्कान उभर आई। अब कहां जा रहे हो? महादेव के स्वर में व्याकुलता का भाव था। देवराज चौहान के होंठों के बीच सुलगती सिगरेट फंसी हुई थी। सामान्य स्पीड से वो कार ड्राइव कर रहा था। महादेव उसकी बगल में बैठा था। कार की पिछली सीट पर तीनों सूटकेस मौजूद थे। कुछ ही दूरी पर मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा है, वहीं पर कुछ सामान पड़ा है।
उसे लेकर अब मैं फौरन विशालगढ़ से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। तुम कहाँ उतरोगे? मैं भला, मुझे कहाँ उतरना है? महादेव हड़बड़ाकर बोला। आखिर कहीं तो उतरोगे। मुझे माल तो दो। सूखे सूखे उतार रहे हो। कुछ तो शर्म करो। मैंने तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया। 2 बार तुम्हारी जान बचाई। एक बार तारा सिंह से, दूसरी बार अशोक से। पिछली सीट पर पड़ा 90 लाख वाला सूटकेस तुम्हारा हुआ। वो 90 लाख मैं ले लूं? महादेव को विश्वास नहीं आया। हाँ, वो तुम्हारा है। देवराज चांद मुस्कुरा रहा था। यार, महादेव खुशी से उछल पड़ा। तुम तुम तो वास्तव में ग्रेट हो। अब बोलो, कहाँ उतारूं? मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। विशालगढ़ में अब मैं भी नहीं रहना चाहता। मर्जी तुम्हारी। देवराज चौहान ने उसके साथ चलने पर कोई एतराज नहीं उठाया। देवराज चौहान ने किराए के कमरे से सामान समेटकर कार में रख लिया। बूढ़ा चचा उस वक्त घर में नहीं था। देवराज चौहान के पास इतना समय भी नहीं था कि चचा के आने का इंतजार करता और उसके हाथ की बनी चाय पीता। कुछ देर बाद ही उनकी कार विशालगढ़ से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। देवराज चौहान की बगल में बैठे महादेव की निगाह रह रहकर कार की पिछली सीट की तरफ उठ जाती, खासतौर से उस सूटकेस की तरफ जिसमें 90 लाख रुपया मौजूद था। और देवराज चौहान के मुताबिक अब वो उसका अपना था। सूटकेस के प्रति महादेव की व्याकुलता और बेसब्री देखकर देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। जो भी हो, महादेव उसे ठीक लगा था। और इस तरह ये कहानी समाप्त हुई। वारदात और दूसरा चेहरा, जो कि अगला भाग था। ये सस्पेंस रख दिया कि नकाबपोश कौन था। यानी हो सकता है वो देवराज चौहान खुद हो। पहले मुझे लगा था शायद कहानी में कुछ इस तरह बनेगा कि महादेव को नकाबपोश बना दिया, लेकिन नकाबपोश नहीं था। तो अब लीप ऑफ फेथ के हिसाब से तो हम यही मान सकते हैं कि देवराज चौहान खुद ही नकाबपोश था। और देखा जाए तो ऐसे चमत्कारी आदमी के रिलेशन देवराज चौहान से ही हो सकते हैं जो किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे। यानी इस कहानी में केवल वही एक लीप ऑफ फेथ है। बाकी सब कुछ तो वो भी हो सकता है अनिल मोहन जी को कोई ऐसा आदमी मिला हो कभी, क्योंकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच एज इन सामान्यतः किसी ने नहीं देखा कि कोई मर के जिंदा हो जाए, लेकिन आमतौर पे हम टीवी पे देखते रहते हैं। खैर, उस तरफ ना जाए तो अच्छा है। चमत्कार होते ही रहते हैं अलग अलग शोज में, तो ये भी हो सकता है। कहानी का एंड अच्छा था। खास तौर से वो जो दो भाई मिल गए, 1970-80 की कहानी किशन कन्हैया वाली, ठीक लगी। आप लोगों को कैसी लगी कहानी, बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि हो सके तो चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारा साथ दीजिए ताकि काम की स्पीड को बढ़ा सकें। जिस वक्त आप ये सुन रहे होंगे, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि कम से कम 2 कहानियाँ रिकॉर्डेड पड़ी होंगी केवल वीडियो फॉर्मेट में बदलने को। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि इसका 7वां भाग पब्लिश हुआ है आज, तो इस लिहाज से 14वां भाग तो पता नहीं कब तक पहुंचेगा। खैर, चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी में, ऐसी मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।